आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति कैसी थी। पहली नीति है जो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प का सिद्धांत या चूक का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से अपनाई गई एक अधिग्रहण की नीति थी। जब 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक जागीरदार के रूप में नियंत्रण के तहत कोई भी रियासत जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इसके अनुसार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। इसने भारतीय शासकों को अपनी पसंद का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लंबे समय से चले आ रहे उत्तराधिकार को चुनौती दिया। ये अधिग्रहण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही रानी लक्ष्मीबाई के किले को अधिग्रहण करने का कोशिश किया गया था, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। वो अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। इसी नीति के सिद्धांत से 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का महान योगदान है। अधीनस्थ गठबंधन, सबऑर्डिनेट अलायंस, वेलेस्ली की सहायक गठबंधन की नीति रिंग फेंस का विस्तार थी, जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता की स्थिति में राज्यों को कम करने की मांग की थी। इस प्रणाली के अनुसार भारत में प्रत्येक शासक को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को अनुदान देना स्वीकार करना पड़ता था। बदले में अंग्रेज उन्हें दुश्मनों से बचाते थे, जिससे अंग्रेजों को भारी विस्तार मिला। फ्रांसीसी अपने सैनिकों को किराए के उद्देश्य से देसी भारतीय राज्यों को प्रदान करते थे। डुप्लेक्स पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय राज्यों को यूरोपीय सेना दी थी। बाद में इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया गया, जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया कि भारत में कोई भी राज्य न हो। इस सबऑर्डिनेट अलायंस के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को कंपनी अपने जो सैनिक थे उनको देती थी और उनके लिए एक अपने दरबार में रेजिडेंस बनाने के लिए कहती थी। जो ये सैनिक थे वो बाहर किसी भी आक्रमण से सुरक्षा करते थे नवाबों की, और नवाब इसके बदले कंपनी को पैसा देते थे और उनके रहने खाने की व्यवस्था करते थे। सहायक संघ की प्रमुख विशेषता, भारतीय राज्य के शासक के सहयोगियों को अपने क्षेत्रों के भीतर ब्रिटिश सेना की स्थायी छावनी को स्वीकार करने और इसके रख रखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले एक भारतीय शासक को अपनी सशस्त्र सेना को भंग करना पड़ा था। उन्हें ब्रिटिश सेना के भरण पोषण के लिए भी भुगतान करना पड़ता था। बदले में ब्रिटिश किसी भी विदेशी हमले या आंतरिक विद्रोह के खिलाफ भारतीय राज्य की रक्षा करेंगे। अंग्रेजों ने भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, लेकिन इसे शायद ही कभी किया होगा। भारतीय राज्य किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के साथ गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सका। वह अपनी सेवा में अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य विदेशी नागरिक को भी नहीं कर सकता था। अगर वह किसी व्यक्ति को नियुक्त करते थे तो गठबंधन में हस्तक्षेप करने पर उन्हें अपनी सेवा से समाप्त कर दिया जाता था। इसका उद्देश्य फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना था कि दरबार में कोई अन्य कंपनी का नहीं रहेगा। भारतीय राज्य भी ब्रिटिश अनुमोदन के बिना किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ किसी भी अन्य राजनीतिक संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस प्रकार भारतीय शासक ने विदेशी मामलों और सेना के संबंध में सभी शक्तियों को खो दिया। उन्होंने वस्तुतः अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी थी और एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी भारतीय दरबार में तैनात किया गया था। नीति का प्रभाव और ब्रिटिश विस्तार।
यदि कोई शासक भुगतान करने में विफल रहता था तो उसे उसके क्षेत्र का एक हिस्सा छीन लिया जाता था और सैनिकों को बनाए रखने के नाम पर उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था। अधिकांश मामलों में यह परिणाम था क्योंकि शासकों पर बकाया हो जाता था और उनके क्षेत्र का एक हिस्सा ले लिया जाता था। सहायक प्रणाली साम्राज्य निर्माण में ट्रोजन हॉर्स रणनीति भी थी। इसने भारतीय राज्यों को निशस्त्र कर दिया और उन पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित कर दिया। भारत के प्रत्येक राज्य में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि होते थे जो सहायक गठबंधन को स्वीकार करते थे। इस प्रकार इसने भारतीय राजकुमारों को अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह का संघ बनाने से वंचित कर दिया था। इसने कंपनी को भारतीय राजकुमारों की कीमत पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने में सक्षम बनाया। स्वयं वेलेस्ली के अनुसार हैदराबाद और पूना में हमारी सहायक सेनाओं की स्थापना की। 22,000 पुरुषों की एक कुशल सेना प्रदेशों के भीतर या विदेशी राज्यों की सीमा पर तैनात है और विदेशी सब्सिडी द्वारा भुगतान किया जाता है। उस सेना को लगातार उपकरणों की स्थिति में बनाए रखा जाता था और कम से कम सूचना पर किसी भी दिशा में सक्रिय सेवा के लिए तैयार किया जाता था। भारत के अस्थायी सैन्य खर्चों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना भारतीय राजाओं की राजधानियों में कंपनी के सैनिकों की तैनाती में अन्य यूरोपीय देशों की ईर्ष्या को जगाए बिना अंग्रेजों को भारत में सामरिक और प्रमुख पदों पर नियंत्रण दिया। सहायक प्रणाली के कंपनी को भारत में किसी भी संभावित फ्रांसीसी चाल का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद की। कंपनी को सभी फ्रांसीसी लोगों को उसकी सेवा से बर्खास्त करने के लिए सहायक सहयोगी की आवश्यकता थी। ब्रिटिश निवासियों ने भारतीय राज्यों के मामलों में काफ़ी प्रभाव डाला। इसने भारत में कंपनी के अधिकारियों के हाथों में महान संरक्षण दिया। कंपनी के भारतीय राज्यों में पूर्ण संप्रभुता वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण किया और भारत में अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। अतः हम कह सकते हैं कि एक और सहायक संधि ने कंपनी को नेपोलियन फ्रांसीसी के खतरे को कम करने में मदद की और दूसरी ओर कंपनी भारतीय राज्यों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रख सकी। मूल राज्य वे वास्तव में उस समय में अस्तित्व में नहीं रह गए जब ये कंपनी के सहायक या संरक्षित हो गए। जिन शर्तों के तहत उन्हें उनकी स्पष्ट स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति दी गई थी वे एक ही समय में अस्थायी क्षय की स्थिति और सुधार की पूर्ण अक्षमता की स्थिति थी। विधिक कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की जीत के साथ अधिक महत्वपूर्ण रूप से बंगाल की लड़ाई में भारत पर उनकी विजय की प्रक्रिया शुरू हुई। 1765 तक अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आभासी शासक नहीं बन गए थे, बल्कि उन्हें कर्नाटक और अवध दोनों के नवाबों पर अपनी शर्तों को थोपना शुरू कर दिया था। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिससे अंत तक भारत के सभी हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। चरणों में भारत पर ब्रिटिश विजय। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को आमतौर पर 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 1757 से 1813 व्यापारिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस वाणिज्यिकवादी चरण को प्रत्यक्ष लूट और इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात के लिए भारतीय तैयार माल खरीद कर विशेष राजस्व के निवेश के माध्यम से कार्य करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारी व्यापार द्वारा चिन्हित किया गया था। व्यापारिक चरण के दौरान सभी गतिविधियों का उद्देश्य धन संचय करने का था। अनुकूल व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने भारत में आक्रामक नीतियों की शुरुआत की। कंपनी के मामलों पर अधिक और प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करने के लिए सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट और ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया। कंपनी के अधिकारियों ने भारत में अर्जित अपने भाग्य को इंग्लैंड में स्थानित कर दिया था। भारत का वित्तीय पतन अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने के साथ शुरू हुआ। कृषि ढांचे पर नई राजस्व बंदोबस्तें थोपी गई। उन्होंने कई युद्ध लड़े, कई रियासतों को कुचला और औपनिवेशिक सत्ता के अधीन कर दिया। जल्दी ही व्यापारिक चरण समाप्त हो गया। दूसरा चरण 1813 से 1860 मुक्त व्यापार चरण का प्रतिनिधित्व करता है।
19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश एक औद्योगिक शक्ति बन गए। इसे अपने उद्योगों को खिलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। उभरते पूंजीपति वर्ग ने कंपनी को अपने बाजार के लिए एक बाधा पाया। इस अवधि के दौरान भारत तेजी से ब्रिटिश वस्त्रों के लिए बाजार और कच्चे माल का एक बड़े स्रोत के रूप में परिवर्तित हो गया। पारंपरिक हस्तशिल्प को गियर से बाहर फेंक दिया गया। भारत में कंपनी के एकाधिकार पर ब्रिटिश औद्योगिक समुदाय ने कड़ा प्रहार किया। इस प्रकार ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए कच्चे माल और बाजारों की आवश्यकता के परिणामस्वरूप भारत के प्रति मुक्त व्यापार नीति का निर्माण हुआ। इस नीति की खास बात यह थी कि यह एक तरफा यातायात था, जिसमें ब्रिटिश सामान भारत में वस्तुतः मुफ्त में प्रवेश करता था, जबकि ब्रिटेन से प्रवेश करने वाला भारतीय उत्पादों को उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश व्यापार के प्रति सुरक्षात्मक नीति को पूरी तरह से संरक्षित किया गया था, जिससे भारत निर्मित उत्पादों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की राजस्व और व्यय नीतियाँ भी प्रकृति में शोषक थीं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा किए गए विशाल व्यय, सेना, पेंशन और अंग्रेजों के वेतन आदि पर व्यय भारतीयों द्वारा उच्च मात्रा में करों का भुगतान करके वहन किया गया था। तीसरा चरण 1860 के बाद वित्त पूंजी चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण के दौरान वित्त साम्राज्यवाद ने प्रबंध एजेंसी फर्मों, निर्यात आयात फर्मों, विनिमय बैंकों और पूंजी के निर्यात के माध्यम से अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। बेशक ब्रिटेन ने भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश के रूप में रखा, जहां ब्रिटिश पूंजी आश्रय बनाए रखने की उम्मीद कर सकती थी। उसके अस्तित्व के लिए ब्रिटेन ने भारतीय पूंजी को लूटकर भारत में विभिन्न क्षेत्रों, रेल, सड़क, डाक व्यवस्था, सिंचाई, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली और शिक्षा का एक सीमित क्षेत्र आदि में बड़े पैमाने पर निवेश करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि रेलवे निर्माण में औपनिवेशिक शोषण की एक नए चरण की नींव रखी थी। देश के खुलने के साथ ब्रिटिश में निजी पूंजीवादी निवेश भारत में आया, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह का ब्रिटिश निवेश भारत में औद्योगिक विकास के लिए नहीं था। इस तरह के निवेश के पीछे मूल मकसद भारत में व्यावसायिक पैठ, कच्चे माल के स्रोत के रूप में इसका शोषण और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए बाजार था। वास्तव में यह भारत में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के प्रमुख अंतर्विरोधों में से एक था। लगभग 200 वर्षों तक विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन का वर्चस्व उसके सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत की घोर उपेक्षा और लूट में निहित है। भारत का आर्थिक जीवन ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के हितों की सेवा की ओर पुनः निर्देशित किया गया था। देश की आंतरिक जरूरतों का दुनिया के अकेले उपनिवेशवादियों से कोई सरोकार नहीं था। तो आज के लिए ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति पर इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।